नमस्कार, महाकाल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं शहर की खास गतिविधियों की ओर। दशहरा मैदान स्थित शासकीय जीडीसी कॉलेज में एक छात्रा ने जहर खा लिया। बाद में इसे जिला चिकित्सालय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में माधवनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन के दशहरा मैदान स्थित शासकीय जीडीसी कॉलेज में शनिवार को एक छात्रा ने जहर खा लिया। जानकारी लगते ही प्राचार्य ने तत्काल छात्रा को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में थाना माधवनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। माधवनगर थाने के उप निरीक्षक महेंद्र मकाश्रे ने बताया कि देवास रोड स्थित सनराइज सिटी 2 कॉलोनी में रहने वाली प्रतिका परमार 20 वर्षीय बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। शनिवार सुबह पिता से उसने कॉलेज जाने का कहा और दशहरा मैदान स्थित जीडीसी कॉलेज पहुंची, जहां चौकीदार ने उसे क्लासरूम में बेसुध हालत में देखा तो प्राचार्य को सूचना दी। छात्रा को निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जहर खाने और हालत गंभीर होना बताकर भर्ती किया, जहां दोपहर में उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी लगते ही माधवनगर थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया और शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। परिजनों ने बताया कि पिता जिला पंचायत में ग्राम सचिव है। छात्रा को कोई परेशानी नहीं थी और वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी। उसके साथ क्या और कैसे हुआ, इसकी जानकारी अभी पता नहीं चली है। पुलिस ने देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। माधवनगर थाना पुलिस ने बताया कि छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। मामले की जांच शुरू कर परिजनों के साथ छात्रा के साथियों और उसके कॉलेज से उपचार के लिए भर्ती कराने वालों के बयान दर्ज किए जाएंगे। छात्रा का मोबाइल भी जांच में लिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह सामने आ पाएगी। आज शाम के 4 बजे लगभग संजीवनी हॉस्पिटल से हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बालिका है प्रीतिका परमार, उन्होंने जीडीसी कॉलेज दशहरा मैदान उज्जैन में अज्ञात कारणों की वजह से कुछ पॉइजनस वस्तु खा ली थी, जिसकी वजह से उनका उपचार के दौरान दुखद निधन हो गया था, जिनका हमने मर्चरी रूम में रखवा करके फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। और किन कारणों की वजह से उस बालिका ने यह कदम उठाया है, इस संबंध में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। साल की आखिरी अमावस्या शनिवार को होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसे शनिवारी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धालुजन घाटों पर आकर स्नान करते हैं और अपने पुराने जूते चप्पल साथ ही कपड़ों को मान्यता अनुसार छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे दिन घाटों की सफाई की जाती है। दरअसल शनिचरी अमावस्या होने के कारण शिप्रा किनारे स्नान करने के लिए शहर के साथ ही अन्य शहरों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। यह श्रद्धालु स्नान के साथ दीपदान एवं विभिन्न प्रकार के दान करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। बड़ी तादाद में लोगों के आने के कारण और परंपरा का निर्वहन करते हुए जूते चप्पल एवं पुराने कपड़े घाटों पर ही छोड़ने के कारण यहाँ बड़ी गंदगी जमा हो जाती है। इस कारण स्नान के अगले ही दिन नगर निगम की टीम घाट का पानी थोड़ा कम कर घाट पर जमी कंजी की सफाई करती है। साथ ही यहाँ पुराने जूते एवं चप्पल कपड़े हटाने के बाद घाटों एवं सीढ़ियों की अच्छे से सफाई की जाती है। स्नान के बाद आज सुबह से ही नगर निगम की टीम घाटों की सफाई में जुट गई थी। सफाई के साथ यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है। रामघाट प्रभारी नीरज फतरोड़ के मुताबिक धार्मिक पर्व एवं स्नान एवं दीपदान के बाद घाटों पर जमा गंदगी को साफ करने के लिए नगर निगम की टीम द्वारा सतत सफाई की जाती है। कल शनिचरी अमावस्या नहान था, जिस वजह से यहाँ काफ़ी लोगों श्रद्धालु आए थे, जिन्होंने यहाँ पर दीपदान वगैरह किए, कपड़े छोड़ के गए। नगर निगम की पूरी टीम कंटिन्यू यहाँ पर जो है वो सफाई काम कर रही है, जिससे कि अभी थोड़ा सा पानी यहाँ से छोड़ा गया है, इसलिए सीढ़ियों पर थोड़ी कंजी टाइप की होगी, जिसको नगर निगम की टीम द्वारा ब्रश द्वारा उनको घिसाया जा रहा है। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाला जा रहा है। कल अमावस्या में एकदम पानी यहाँ से कम हो गया और सभी घाटों पर पानी उतर गया, जिससे यहाँ पर 3-4 सीढ़ाओं पे बहुत कंजी है, जिससे लोग यात्री यहाँ पर बहुत फिसल रहे हैं और कई के तो माथे फुट गए हैं। लेकिन पुनः यहाँ पे बार त्यौहार के दिन एक एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो भी जिसको भी लग जाए या
ब्लड वगैरह निकल जाए तो उसके लिए तत्काल यहाँ पे उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के आंगन में अन्न क्षेत्र का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आने वाले प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु अन्न क्षेत्र में जाकर भोजन करते हैं। बताया जाता है कि मंदिर की प्रबंध समिति द्वारा ही इस अन्न क्षेत्र का सफल संचालन किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा चलाए जाने वाले निःशुल्क अन्न क्षेत्र में धार्मिक नगरी उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु जन एवं अन्य लोगों के लिए भी यहाँ शुद्ध एवं सात्विक भोजन की व्यवस्थाएं रहती है। इस अन्न क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को ससम्मान बिठाकर भोजन परोसा जाता है। ये पूरी व्यवस्था श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा ही संचालित की जाती है। प्रतिदिन यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु जन आकर भोजन करते हैं। मंदिर समिति द्वारा इस अन्न क्षेत्र का संचालन बाबा महाकाल के भक्तजनों द्वारा की गई दान की राशि से ही होता है। मंदिर समिति द्वारा यहाँ पर एक काउंटर लगाया गया है जिसमें श्रद्धालु अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। शादी की सालगिरह, जन्मदिन या अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर 25,000 रुपए की दान राशि जमा कर आप पूरे एक दिन का भोजन भक्तजनों को करवा सकते हैं। मंदिर समिति द्वारा संचालित इस अन्न क्षेत्र में बाबा महाकाल के भक्तों के साथ ही निराश्रित एवं असहाय लोगों को भी प्रतिदिन भोजन कराया जाता है। जो दिन भर का भोजन या 25,000 रुपये में होता है, दिन भर उन्हीं के नाम से भोजन चलता है और 25,000 रुपये का दान करके भोजन अपने नाम से शादी की सालगिरह या जन्मदिन है या माता पिता के हिसाब से वो यहाँ पे 25,000 रुपये जमा करके दिन भर का भोजन कराते हैं। अभी कुछ समय पहले 50,000 रुपये एक दानदाता आए थे, वो यहाँ पे दान करके गए। ऐसे कई दानदाता आते हैं और ये दान से ही अन्न क्षेत्र संचालित होता है। ये रसीद कट्टे में लेके बैठा हूँ, इनमें भी दानदाता 51, 101, 5,000, 2,100, 1,000 जो भी मतलब श्रद्धा के हिसाब से दान करते हैं, उससे ये संचालन हो रहा है। उज्जैन के कार्तिक मेले में नए लेआउट के बाद में अब झूले लगाने वालों को जगह कम पड़ती दिखाई दे रही है। ये जगह इसलिए भी कम हो गई है क्योंकि अब नए झूले लगाने वाले भी बीच में आ गए हैं। पुराने झूले व्यापारियों का कहना है कि पहले जगह हमें दी जाए, उसके बाद में नए झूले व्यापारियों को जगह दी जाए। इसके लिए उन्होंने पहले कार्तिक मेला मंच के बाहर और उसके बाद में नगर निगम मुख्यालय के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उज्जैन में कार्तिक पूर्णिमा से नगर निगम द्वारा कार्तिक मेले का आयोजन करने के लिए शुभारंभ किया गया था। बावजूद आज तक ना तो मेले में दुकानें लगी है, ना ही झूले लगे हैं। मेले में जगह नहीं मिलने पर झूला व्यवसायियों ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों ने बताया कि पूर्व में मेले में 18 झूले लगते थे, जिसमें एक झूला लगाने के लिए औसत करीब 70 वर्ग फीट की जगह की जरूरत होती है। निगम ने इस बार जगह लगभग आधी कर दी है। वहीं 3 नए झूलों की भी रसीद काट दी है। बुकिंग के जरिए पुराने झूले वालों को दी जा रही है। धरना देने वालों की मांग है कि निगम पहले पुराने झूला व्यवसायियों को भूमि आवंटित करे, इसके बाद जगह बचे तो अन्य को स्थान दिया जाए। झूला व्यापारियों का कहना है कि 216 फीट जगह जिला विकास समिति को परिषद ने आवंटित की है। उसकी गोटी डालने से क्या मतलब है? 30 सालों से झूले लगाते हुए आ रहे हैं, हम लोगों को इतने परेशानी आ रही है। आज हमारी जगहों पे दूसरे नए नए झूले लगा रहे हैं। हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो हमको दादागिरी बताते हैं कि जाकर जो करना तेरे को कर लेना क्या। और नगर निगम कुछ आ नहीं रही है, यहाँ पे कुछ बता नहीं रही है। और हम शुरू से 18 नक्शे के अंदर 18 झूलों की बनी हुई है, तो हम चाहते हैं कि 18 झूलों की पहले क्लियर करें, उसके बाद जो नए झूले वाले आएंगे उसके बाद उनको झूले वालों को बिठाया जाए। समस्या ये है कि 7 करोड़ रुपया शासन का खर्च करके, ये नक्शा है हमारे पास, सभी अधिकारी और उनके इंजीनियर वगैरह के हस्ताक्षर हैं, इसमें 18 झूलों को मंजूरी है। फिर 18 का तो गोटी का सवाल ही नहीं उठता है। 1:17 पे यहाँ वाहन आता है और ये कहते हैं कि नगर निगम कमिश्नर ने बुलाया है, गोटी डलेगी बड़े बड़े झूले वालों की, अगर किसी ने खड़े किए तो उसकी जिम्मेदारी उसकी। खुली हिटलरशाही है। मतलब ये है कि 16 दिन बीत चुके हैं और हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। कर्जदार चक्कर लगा रहे हैं और कर्ज लेना पड़ रहा है। हालात ये बने हुए कि जब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया था कि सब खुला है,
कल की बाइट देख लो उनकी, उनने बोला कुछ भी बंद नहीं होगा। तो फिर हम पे अत्याचार क्यों भाई? झूले वालों पे ही। दुकान वाले तुमने 500 की 800-900 दुकानें कर दी, चलो 4 झूले तुमने, कौन है वो भाई? गर्भ से तो बाहर आए कि ये 4 कौन है? ना बताओ ना, 4 कौन है? वो 4 कौन है? और उनसे हमें क्या लेना देना भाई? उन्हें कहीं भी बिठा दो आप 4 को, हमें 18 की जो है कि यहाँ आके लेआउट डाल दे और हम बैठ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 216 बेड हिला विकास संघ के नाम से 1999 में अलाट हुई है, वो परिषद ने की है। ये इसकी तो गोद डलने का सवाल ही नहीं उठता है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में चल रहे सौंदर्यीकरण एवं विस्तारीकरण में 1992 में बनी धर्मशाला को आज धराशाही कर दिया गया। बताया जाता है कि इस धर्मशाला में पुराने सिंहस्थ के समय कई वीआईपी एवं वीवीआईपी आकर ठहर चुके हैं। महाकाल मंदिर में चल रहे सौंदर्यीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य के दौरान आज महाकाल मंदिर के पीछे रुद्रसागर के समीप बने प्रवचन हॉल के सामने स्थित धर्मशाला को धराशाही कर दिया गया। दरअसल पिछले लंबे अरसे से महाकाल मंदिर परिसर के आसपास सौंदर्यीकरण एवं विस्तारीकरण का कार्य जारी है। उसी के तहत आज सिंहस्थ सन 1992 में बने धर्मशाला को जमींदोज कर दिया गया। यहाँ स्मार्ट सिटी यात्रियों की सुविधा और पर्यटन विकास के लिए करोड़ों रुपए की विकास कार्य कर रही है। शनिवार को उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने भी इन विकास कार्यों को देखने के लिए निरीक्षण किया था। सिंहस्थ 1992 में बने धर्मशाला में महाकाल मंदिर में दर्शन करने वाले आने वाले कई वीआईपी एवं वीवीआईपी इस धर्मशाला में ठहरे थे। महाकालेश्वर धर्मशाला बनी थी, नए विस्तारीकरण में इस धर्मशाला को जो है तोड़ा जा रहा है। वो नया निर्माण यहाँ पर पुनः होगा। ये मेरे अनुसार 1992 सिंहस्थ में तैयार हुई थी। कोरोना काल में की गई ड्यूटी की मांग को लेकर और उनकी वेतन की मांग को लेकर आशा एवं उषा सहयोगी मोर्चा के पदाधिकारियों एवं महिला कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया एवं धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को मनवाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। शासन द्वारा चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान में आशा एवं उषा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही है, मगर उनको कोरोना काल में की गई सेवा का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इसी को लेकर उज्जैन जिले की आशा उषा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शासकीय चरक चिकित्सालय स्थित सीएमएचओ उज्जैन जिले की आशा उषा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शासकीय चरक चिकित्सालय स्थित सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया। दरअसल ये प्रदर्शन प्रदेश व्यापी था। यह आशा उषा कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें कोरोना काल की ड्यूटी का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो कि तत्काल दिया जाए। इसके साथ ही कोविड सर्वे की जो राशि दी गई थी वो भी काट ली गई है। यह चेतावनी भी दी गई, यदि भुगतान नहीं होता है तो कोविड ड्यूटी नहीं की जाएगी। हम लोग की सभी आशाएं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पूरे प्रदेश में आज ये धरना प्रदर्शन है। ये धरना प्रदर्शन हमारी जो कोविड-19 में ड्यूटी लगाई गई है, मार्च 2021 से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया गया है। सर्वे का जो 1000 दिया जा रहा था वो भी बिना सूचना के काट लिया गया है। सितंबर में हमारे को कोई नोटिस निकला होगा, लेकिन आज तक नहीं बताया गया, उसे छुपा कर रखा गया और धीरे धीरे व्हाट्सएप के जरिए हमको ये बताया गया है कि आपको वेतन नहीं मिलेगा। इसी उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ आशा इकट्ठी हुई है और हम लोग चाहते हैं कि हमने जो आज तक ड्यूटी की उसका भुगतान हमें किया जाए, और अगर नहीं किया गया तो हम आज के बाद कोई कोविड ड्यूटी, कोई कोविड सर्वे नहीं करेंगे। कितनी आशा कार्यकर्ता है पूरे जिले में, वो लगभग कितना भुगतान उनका रुका हुआ है? हाँ, कम से कम नहीं तो पूरे उज्जैन जिले में होंगी। प्रॉपर उज्जैन की 350 है, यहाँ पर कम से कम 5 से 6 हज़ार होंगी जिला उज्जैन में, और सभी का मार्च से ही वेतन रुका हुआ है। कितना वेतन लगभग इनका रुका हुआ है? पर डे का 200 रुपये है, जिसमें 100 रुपये भोजन का भी है, मतलब पर डे 300 रुपये है, और 300 रुपये के मान से हम लोगों को आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।
आगे का भुगतान आपको जल्दी नहीं होता तो भी किस प्रकार के आपके कार्य? हम किसी भी प्रकार की कोविड सर्वे का सर्वे नहीं करेंगे और ना ही कोविड में ड्यूटी करेंगे। जो हम लोग 7 से 8 घंटे रोज दे रहे हैं, हमारे इसमें से अधिकतर आशाएं ऐसी हैं जो जिनका केवल आशाओं की नौकरी से पालन पोषण नहीं हो रहा, दूसरी ड्यूटी करती है, लेकिन केवल कोविड की ड्यूटी करने के कारण वो अपनी दूसरी नौकरी छोड़कर बैठे हैं। और यहाँ तक कि इतनी नौकरी करने के बाद, फ्री में ड्यूटी करने के बाद अधिकारियों द्वारा किसी भी कारण से जरा सी लेट हुई, लेटर निकाल दिया जाता है कि भाई आपको लेटर निकाल दिया, आप लेट हो गए, आज आपने आपको लेटर निकाल दिया था। अगर लेटर निकाल रहे हैं अधिकारी तो अधिकारी ये तो जाने कि लेटर निकाल रहे हैं केवल हमको हटाने का, या हमारे पेमेंट का लेटर भी तो निकाले, हमें कब से पेमेंट नहीं दिया गया ये तो जाने, ये तो समझे कि हम फ्री हैं। अधिकारियों से आपने बात की थी, क्या कहा इन्होंने इस बारे में? अधिकारी हमेशा आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बल्कि कुछ अधिकारी तुमको धमकी देते हैं, करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। रविवार की दोपहर भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोंसा में एक परिवार जब खेत पर पूजन करने के लिए जा रहा था, तभी वहां पर घात लगाए बैठे एक शख्स ने उन्हें गाली गलौच देते हुए उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। इस हमले में परिवार की महिला एवं उनके छोटे बेटे पर गंभीर रूप से चोट आई है, जिनका उपचार एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। दरअसल रविवार की दोपहर संतोष सोनिया का परिवार भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोंसा में अपने खेत पर बने मंदिर पर पूजन करने के लिए पहुंचा था, जहां पहले से ही घात लगाकर बैठे मनोज माली ने संतोष सोनिया के परिवार के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस हमले के समय संतोष सोनिया की पत्नी, उनके दोनों बेटे और उनकी भाभी और एक भतीजा भी था, लेकिन हमले की नीयत से आए मनोज माली ने तलवार निकालकर पहले संतोष सोनिया की पत्नी की हाथ और फिर उनके छोटे बेटे के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक और जहां सोनिया की पत्नी को हाथ में तलवार लगी है, वहीं उनके छोटे बेटे को सिर में गंभीर चोट लगने के कारण आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इस हमले में संतोष सोनिया के छोटे बेटे को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। दरअसल ये पूरा विवाद 1 से 1.5 साल पहले संतोष सोनिया द्वारा बेची गई जमीन का है। संतोष सोनिया के मुताबिक उन्होंने ग्राम गोंसा निवासी मनोज माली को 1.25 बीघा जमीन 1.5 साल पहले बेची थी, जिसमें 3,21,000 मिलने के बाद बकाया 18 लाख मनोज माली द्वारा नहीं दिए गए और जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से ईंट भट्टा संचालित किया जा रहा है। कई बार बोलने के बाद भी मनोज ने जमीन से कब्जा नहीं हटाया था और आज घात लगाकर बैठे मनोज माली ने हमला भी कर दिया। इस प्राणघातक हमले के बाद भैरवगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है। इस हमले के बाद दूसरा पक्ष भी थाने पहुंचा और मेरी मम्मी, छोटा वाला भाई और बड़ी मम्मी और उनका लड़का हम खेत पर गए थे पूजा करने। वहाँ पर जब हम पूजा करके निकले, पूजा कर जब हम बाहर निकले तो वहाँ पर मीन्स मनोज माली ने हमारा रास्ता रोका, बाइक से गाली गलौज करने लगा और मतलब धक्का धूमी करी लेडीज़ों के साथ। तो जब हम लोग गाड़ी से उतर कर नीचे आए तो मीन्स वो तलवार निकाल कर लाया और मम्मी के हाथ पर मारी। तो छोटे वाले भाई के सर पे तलवार लगी है, जो कि वो घायल है, सिविल अपोलो में एडमिट है आईसीयू में। ये कहाँ पे हुआ था भैया? ग्राम गोंसा। ठीक है, कुछ विवाद था क्या पुराना, कुछ ऐसा? पुराना विवाद मतलब ज़मीन पे हमारी उसने कब्जा कर रखा है और बोलता है कि ना पैसे दूंगा और ना कोई कुछ, मतलब ना कोई और कुछ करूँगा। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की भस्म आरती सुबह 4 बजे की गई। सबसे पहले बाबा महाकाल को हरिओम जल चढ़ाया गया और उन्हें भस्मीभूत किया गया। उसके बाद पूरे मंदिर परिसर में बाबा के जयकारों से गूंज उठा। रोज सुबह होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती में आज तड़के बाबा महाकाल को भस्मीभूत किया गया। भस्मीभूत के दौरान पूरे मंदिर परिसर में बाबा के जयकारे गूंजते रहे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध राजाधिराज बाबा महाकाल के दरबार में आज तड़के 4 बजे बाबा की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पूर्व बाबा महाकाल को हरिओम जल चढ़ाया गया। हरिओम जल चढ़ाने के पश्चात राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म अर्पण की गई। भस्म अर्पण करने के बाद राजा के रूप में बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात ढोल नगाड़ों की थाप के महाकाल की भस्म आरती प्रारंभ की गई।
भस्म आरती में अपने राजा के दर्शन पाकर भक्तों ने राजा महाकाल के जय घोष लगाए। राजाधिराज बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए भक्त बड़े ही बेताब दिखाई दिए। बुलेटिन के संग में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए महाकाल टुडे।